अस्सलामुअलैकुम। गजा सिचुएशन रूम से मैं हूं उजैर मलिक। नाजरीन, गजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर 3 रोज मुहासरे के बाद इस्राइली हमला। टैंक अस्पताल की हुदूद में मौजूद हैं। इस्राइली फौजी अल शिफा की हुदूद में दंदनाते फिर रहे हैं। 600 मरीजों, 1000 अमले के अरकान और 7000 पनाह गुज़ीनों की जान खतरे में है। हमास ने अल शिफा पर इस्राइली हमले का जिम्मेदार व्हाइट हाउस के उस बयान को ठहराया है जिसमें अल शिफा अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और असलहे के जखीरे का दावा किया गया था। सिर्फ यही नहीं बल्कि आलमी अमन का नाम नेहाद ठेकेदार अमरीका आज की बदतरीन सूरत हाल में भी खामोशी से इसराइल को असलहे की सप्लाई में इजाफा कर चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन इसराइल के लिए मजीद लेजर गाइडेड मिसाइलों, 155 mm गोले, नाइट विजन डिवाइसेस, बंकर बस्टर्ड गोला बारूद और फौजी गाड़ियों की फराहमी के लिए काम कर रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी उमूर जनाब प्रोफेसर हुसैन आलम साहब और शाहिद हाशमी साहब ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। हुसैन आलम साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि अल शिफा अस्पताल में इसराइली फौजियों की कार्रवाई, आलमी मीडिया, तज्जियाकार हुकूमतें और आलमी इदारे सबके सब खामोश दिखाई दे रहे हैं। क्या इसराइली कार्रवाइयों का मकसद यरगमालियों की रिहाई के लिए हमास से सौदेबाजी करना है? जी, आपने बड़ा क्लियर इशारा दिया है इसके ऊपर कि कुछ ऐसा ही लगता है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप देखें कि एक एक करके जितनी महज़ब दुनिया है सबके अंदर बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो प्रेशर है इसराइल के अंदर भी डेवलप हो रहा है कि वहां के लोग जो हैं बिन्यामिन नेतन्याहू के सियासी कैरियर का खात्मा देख रहे हैं और जो इनकी अपोजिशन है वो तो समझती है कि इनके ऊपर केसेस होने चाहिए और दुनिया भर के लीडरान इनके ऊपर जंगी जराइम के मुकदमे चलाना चाहते हैं। आप आयरलैंड देखें कि उन्होंने इनका सफीर निकाल दिया है। इसी तरह बाकी मुल्कों के अंदर भी सिचुएशन ऐसी है, स्ट्रीट पावर सारी खिलाफ है। अमेरिका के अपने अंदर ये कॉन्शियसनेस डेवलप होती जा रही है कि अमेरिका ने पिछले 3-4 साल या 5 साल के अंदर 6 ट्रिलियन जंगों में झोंका है जिसके अंदर मुसलमान मुल्क जो है वो तो हुसैन आलम साहब, यहाँ पर यह अहम नुक्ता है कि ये जो तमाम तर बर्बरियत इसराइल की जानिब से नेतन्याहू की जानिब से की जा रही है, क्या उनका ये इसराइल पर तवील हुक्मरानी का प्लान तो नहीं है? ये बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है क्योंकि एक तरफ आप जरा थोड़े वाइड पर्सपेक्टिव में देखें तो हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। पिछले 10-12 साल या 14 साल को आप देख लें तो जब भी वहां चुनाव आता है, एक तो गरीब की थाली में पुलाव आ जाता है और दूसरा पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर मिलिट्री आ जाती है उनकी। तो ये पॉलिसी बिल्कुल वैसी है कि वहां पर बहुत ज्यादा जो प्रेशर है सियासत का उसको करने के लिए भी ये एक्टिविटीज की जाती हैं और अल्टीमेटली आप देखें कि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा जंग बंद हो क्योंकि उसको माली फवायद भी पूरी दुनिया के अंदर बेचारगी, बिल्कुल जैसे होलोकॉस्ट के बाद पूरी दुनिया के अंदर उसको डिस्कस करना जो है उसके ऊपर पाबंदी है। और रशिया और चाइना तो बड़े सुकून से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे काम कर रहा है, जबकि रशिया किसी ना किसी सूरत चाहता है कि अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो और अमेरिका की पॉलिसी ये है कि दाखिली तौर पर फलस्तीनियों का जितना मर्जी शिकार करते रहो लेकिन जंग फैले ना। जंग सिर्फ इस इलाके के अंदर हो जिसके अंदर इसराइल ने जो कार्रवाइयां करनी है उसके अंदर पूरी दुनिया ये समझती है कि उन्हें खुली छुट्टी दी गई है। तो सियासी भी इसके असरात होंगे, मुआशी असरात भी होंगे, हो भी रहे हैं, इसराइल के अपने अंदर भी होंगे, अमेरिका के अंदर भी होंगे, पूरी दुनिया के अंदर भी होंगे। और हमें इसराइल में मिनी बजट की भी बाज़गश सुनाई दे रही है इस तमाम तर मौशी सूरत हाल के बाद। शाहिद हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। इसराइली और अमरीकी सदूर ने यरगमालियों के मामले पर बातचीत की है। फिलवक्त हमास ने व्हाइट हाउस पर अल शिफा अस्पताल से मुताल्लिक गलत मालूमात देने का इल्ज़ाम लगाया है और अस्पताल पर हमले का इल्ज़ाम अमरीका पर धरा है। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें इसराइल को खुफिया तौर पर अमरीकी हथियारों की फराहमी का इंकिशाफ किया गया है। क्या गजा पर गैर मुनसिफाना रवैया अमरीका की आलमी हाकमियत को महदूद नहीं कर रहा? देखिए, असल में कुछ चीज़ों के बारे में अमेरिका को भी और इसराइल को भी यकीन है कि उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है और
जो जदीद मीडिया है उस पर इनका कंट्रोल रहा है, बल्कि अब से पहले तो 100% कंट्रोल था। सोशल मीडिया के आने के बाद ये हुआ है कि दूसरा मौक़िफ़ भी सामने आने लगा है, वरना तो एक तरफा मौक़िफ़ ही आता था। बिल्कुल। इस तंजीम को, फ़लस्तीनियों की जिस तंजीम को दहशतगर्द कहते हैं, वो तंजीम है जो अव्वल दिन से अवाम की नुमाइंदगी के जरिए आगे बढ़ी है। इलेक्शन में इन्होंने स्वीप किया, हुकूमत बनाई, चलने नहीं दिया गया, उनकी छुट्टी कर दी गई, तो वो दहशतगर्द हैं जो इलेक्शन से आते हैं। और जो इसराइली फौज है वो जो चाहे करे, उस खित्ते का सबसे बड़ा और वाहिद जमहूरी मुल्क इसराइल है। अच्छा, इस गलत नैरेटिव को तकरीबन तस्लीम करवा लिया गया है सारी दुनिया से। जो लोग अमेरिका या इसराइल की इन चीज़ों से इख्तिलाफ रखते हैं, उनमें से कोई भी आगे बढ़कर कुछ करने को तैयार नहीं है। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि चीन तो बस बैठा हुआ तफरे कर रहा है, और रूस भी इस हद तक इन्वॉल्व होना चाहता है कि मशरिक़ वुस्ता में वो अपने मफादात को आगे बढ़ाए और अमेरिकी मफादात को पीछे धकेले। जहाँ तक इसकी बात है कि नेतन्याहू का कोई ज़ाती फैसला है, उसकी सियासी बका का मसला है, मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। तो पूरी उसकी एस्टेब्लिशमेंट पहले दिन से जिन चीज़ों पर यकसू है, हर वज़ीर आज़म इसराइल का उसी को लेकर चलता है, उसी नैरेटिव को, उसी बयानिए को, उसी स्कीम को। तो हुकूमतें बदल जाएंगी लेकिन पॉलिसियाँ उनकी नहीं बदलेंगी। वो जानते हैं कि उनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो जो चाहें करें। 15,000 के करीब अफराद शहीद। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू से ज्यादा पॉलिसी साजों का मसला है इसराइल के? जी जी, जो स्टेट ऑफ इजराइल है वो तो बना ही इस बुनियाद पर है ना। ठीक है शाहिद साहब, आपका पॉइंट आ गया। आप हमारे साथ ही मौजूद हैं हुसैन आलम साहब। अगले हफ्ते हम देख रहे हैं बड़ी अहम डेवलपमेंट होने वाली है। चीनी सदर आइंदा हफ्ते अमरीकी सदर से मिलने वाले हैं और गजा भी एजेंडे पर है। सूरत हाल में किसी तब्दीली की उम्मीद दिखाई दे रही है? वैसे अगर अब तक देखा जाए तो चीन ने को गजा की सूरत हाल पर कोई खासी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया। देखें, ये अभी सबसे पहले तो आप बात मुसलमान दुनिया की करें ना कि वो ही इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकी, तो बाकी मुल्कों का तो ये मामला उतना है ही नहीं। आप रशिया की या चाइना की अगर बात करें तो उनके पॉलिटिकल या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई इंटरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमी बेस्ड चीजें हो सकती हैं, उनके जंगी चीजें हो सकती हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी मुल्क, इवन अरब ममालिक भी इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों के अपने इख्तलाफात हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर को बहुत ज्यादा ब्रेक थ्रू चाइना और अमेरिका की मुलाकात के बाद होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी या आइंदा आने वाले इंतखाबात है उसके अंदर जो ज्यूज के वोट हैं या दुनिया में हमदर्दी के जो वोट है उसके लिए शायद कुछ हो। और ये भी एक चीज ज़हन में रखिएगा कि दुनिया के अंदर बेशक बाइपोलर या ट्राइपोलर वर्ल्ड हो चुकी है, लेकिन अमेरिका को ही बहुत सारे तनाज़ात के अंदर सालसी का किरदार अदा करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अमेरिका को ही सालसी के लिए एक काबिले अमल प्रोग्राम देना पड़ेगा। अगर आज इसको सेटल करते हैं, 4 साल बाद करते हैं, 2 साल बाद करते हैं, इसके अंदर अमेरिका का रोल बहुत ज्यादा अहम होगा। तो प्रोफेसर साहब, अमेरिका ये रोल आखिर कब अदा करेगा? वो ये चाहता है कि ये आग इसी खित्ते में फैली रहे, शोले उन तक ना पहुंचे। कब वो इस तमाम तर मामलात को मुज़ाकरात की मेज पर लाकर सुलझाएगा? देखें, ऐसा है कि आप खुद समझ लें कि चाइना की सऊदिया के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। तो चाइना को बीच में डालकर सऊदिया और ईरान के दरमियान एक मुआहदा और सुलह हुई है थोड़ा अरसा पहले, अगर आपको याद हो। और उसके बाद फौरी तौर पर कुछ अरसे के बाद आपने देखा है कि ईरान के 4 अरब डॉलर जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। तो ईरान ने अगर बीच में कहीं मदाखलत की कोशिश की भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो जो कतर जो कि उनका गारंटर बना था, उनके जरिए शायद पैगाम दे दिया गया है कि आपने बीच में नहीं आना। तो अभी इसराइल वाली इस वॉर और अरबों को उनकी अपनी असल जगह याद करवाने के बाद शायद अमेरिका इसके अंदर कूदेगा और फिर ऐसा होगा कि बार्गेनिंग के लिए पॉइंट स्कोर किए जाएंगे।
बिल्कुल उनको उनकी वक़्त का एहसास दिला रहा है। प्रोफेसर साहब, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। इसी नुक्ते के साथ शाहिद हाशमी साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि अमेरिका अरब मुल्कों को उनकी वक़्त का एहसास दिला रहा है और साथ ही साथ उन्हें यह कह दिया गया है कि आपने इस मामले पर एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। क्या ये इसी का शाखसाना है कि हम देख रहे हैं कि कतरी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी मगरबी मुल्कों पर महज तनकीद की जा रही है और सिर्फ तनकीद करते हुए उन्हें जगाने की कोशिश की जा रही है, ये कहकर कि आपकी इंसानियत कहाँ खो गई? देखिए, कतर तो बहुत ही छोटा सा मुल्क है जी। उसके बावजूद वो अपनी बिसात से बढ़कर जो हो सकता है वो करता है। पहले भी गजा तबाह होता रहा 2-3 दफा, और हर दफा कतर ने ही आगे बढ़कर उसकी तामीर नौ में हिस्सा लिया है। लेबनान तबाह हुआ, वहां भी कतर ने ही हिस्सा लिया। तो कतर की ना सरहद मिलती है इन मुल्कों से और ना उसके पास इतनी ताकत है, लिहाजा सारा बोझ कतर पे नहीं डालना चाहिए। जो हमारे बड़े मुस्लिम मुल्क हैं बशमूल पाकिस्तान के, मिस्र बहुत बड़ा मुल्क है, अरब दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, उसकी सरहद इसराइल से मिलती है। बल्कि गजा की जो वाहिद एक बाउंड्री है 10-12 किलोमीटर की, जहां रफा का वो रास्ता है जिससे अंदाज जा सकती है, उसको भी उन्होंने बंद कर रखा है बरसों से, और कभी कभी खोलते हैं महदूद मकासद के लिए। तो अगर मिस्र ही छोड़ दे, रास्ता खोल दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मिस्र तो अमन इसराइल बाजू में बाजू डालकर हम आहंग होकर चल रहा है। असल में मसला ये बना दिया गया है कि ये हमास और इसराइल की लड़ाई है जी। हमास को सारी अरब दुनिया सरकारी तौर पर नापसंद करती है, अवाम में वो पॉपुलर है, हुकूमतों में नामकबूल है, नापसंदीदा है। तो कोई भी आगे बढ़कर कुछ करने को इसलिए भी तैयार नहीं है कि कहीं हमास को इसका फायदा ना हो जाए। इसराइल इसका फायदा यूं उठा रहा है कि वो गजा को खाली कराना चाहता है, गजा की पट्टी पूरी खाली हो जाए। और असलन तो पट्टी थी भी खाली। ये तो जब 1948 में और 67 में जब मुहाजिर निकाले गए, मुसलमान फलस्तीनी मुहाजिरीन, तो वो जाके गजे में बसे और जगहों के अलावा गजा में बसे। तो वो इसराइल चाहता है कि उनको निकाल दिया जाए, सहरा सीना जो वहां पर है वहां ये तितर बितर होकर बदवियाना जिंदगी गुजारें, तो इनकी जानी छूट जाए और आगे मिस्र निपटता रहे। जैसे मिस्र अपने यहाँ की इस्लामी कुव्वतों से निपटता है, तो उसी तरह से वो गजा के लोगों से भी निपटे, इसराइल का दर्द सब खत्म हो जाए, ये है कोशिश। लेकिन इसमें बहुत सख्त जान साबित हो रहे हैं ये फलस्तीनी। इसमें एक और बात मैं अर्ज कर दूं जी। वो चीज जो की गई कि हमास जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जबरदस्ती मुसल्लत है गजा वालों पर, और उन्हीं की वजह सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी तक मगरबी मीडिया को एक मिसाल नहीं पेश कर सका कि गजा के किसी आदमी ने यह कहा हो कि हम हमास की वजह से मारे जा रहे हैं, हमास की वजह से मुसीबत में हैं। तो वहाँ सब यकसू हैं, हम आहंग हैं, एक पेज पर हैं, और वहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो गजा हो, फलस्तीन हो, हमास हो, वो सब एक हैं। तो इसराइल के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। इसराइल के लिए ये मसला तो है, और किसी बिल्कुल एक मुल्क पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। तमाम मुस्लिम उम्मा के लिए ये इम्तिहान है और इस वक्त इनका यकसा होने का और इत्तेहाद करने का वक्त है इस मामले पर। सर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब मैं अब आना चाहूँगा प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, आपकी जानिब एक हटके सवाल है आपसे कि हमने जो सारी सूरत हाल देखी, अब तक जो बमबारी की गई और अब तक जो बर्बरियत का मुजाहरा किया गया इसराइल की जानिब से, हज़ारों शहादतें हुई, बेइंतहा तबाही के बावजूद अहले गजा का जो जज्बा है और उनकी फ़लस्तीन से, और हम देख सकते हैं जो आज़ादी के लिए उनकी कमिटमेंट है वो आला दर्जे पर है। फ़लस्तीनी बच्चों का जज्बा भी बहुत बड़ा है, बड़ा सरबुलंद है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो आपको पता लगेगा कि वो अपने वतन के लिए वतन परस्त लोग हैं। आप नकबा देखें, आप अरब इसराइल जंगें देखें, आप आपसी इख्तलाफ जितने मर्जी उनके पीएलओ के साथ हो, हमास के, या उन्होंने कुर्बानियां दी या जो जो भी उनकी शहादतें हुई, आप चलें, आप इस्लाम और यहूदियत की जंग को भी छोड़ दें, आप लैला खालिद को या एडवर्ड सईद को देख लें जो कि नॉन मुस्लिम थे, लेकिन उनका जो रवैया अपने मुल्क फलस्तीन के लिए था, जो दर्द था, वो ये सारा कुछ बताता है कि ये बुनियादी तौर पर मजहबी जंग की जगह अपनी अपनी एफिलिएशन अपने वतन के साथ, अपनी जमीन के साथ
ताल्लुक की बात है। अदरवाइज आप देखिए इतने मुसलमान मुल्क हैं, कोई एक नहीं आ रहा। अल फतेह अल सीसी जो है, क्या वो रफा क्रॉसिंग नहीं खोल सकता? वो खोल सकता है, लेकिन बात यही है कि जो अरब इसराइल जंग है उसके अंदर इस्लाम की बुनियाद के ऊपर तो हमने कहीं खड़े ही नहीं हुए। आपने इस्लामी दुनिया वाला हाल भी देख लिया कि हम सैंक्शंस नहीं लगा सके। हम इसराइल को चीजें प्रोवाइड करने के अंदर पेश हैं। हम में से बहुत सारे मुल्क हैं वो ये नहीं चाहते कि इंटरनेशनली उनका नाम उन मुल्कों में लिया जाए जो इस सारी सिचुएशन के अंदर एंटी इसराइल पॉलिसियां लेकर चल रहे हैं। तो इसके ऊपर फलस्तीनियों ने अभी तक बहुत ज्यादा अपनी वतन परस्ती, अपने इलाके से प्यार और जज्बे और कुर्बानी को, और यस आखिरत को भी वो जेहन में रखते हैं। उनके नजदीक से जो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू है शहादत का, उनके बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, इसी तरह की चीजें खेलते हैं कि जी हम एम्बुलेंस एम्बुलेंस खेल रहे हैं, या हम जनाजा जनाजा या शहादत शहादत खेल रहे हैं। तो ये कौमें तो ऐसे ही है बनती हैं, जबकि बाकी आप अरब दुनिया को देख लें तो वहां पर एक तो इसी माहौल में पले बड़े हैं और शहादत का जज्बा भी उनमें बहुत ज्यादा पाया जाता है। शाहिद हाशमी साहब, वक्त का चूंकि खत्म हो रहा है, आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस खुद साख्ता होलोकॉस्ट का आज सेहूनियत हवाला देती रही है, आज फलस्तीन में हम देखते हैं जो कुछ हो रहा है वो सब किसी होलोकॉस्ट से कम है। और क्या सेहूनिज्म ने खुद को वक्त का नाजीज्म साबित नहीं किया? नहीं, बिल्कुल साबित किया है। लेकिन मसला ये है कि दुनिया से क्या तस्लीम करवाया जाता है। जब ये अभी ताज़ा वाक़यात शुरू हुए तो दुनिया की अक्सरियत लगता था कि इसराइल के साथ है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सोशल मीडिया से जब दूसरी तस्वीर आई दूसरी तरफ की, तो इसराइल तनहा होता चला गया है और फलस्तीन के हक में लोग ज़्यादा आगे बढ़कर बात करने लगे हैं। यहाँ एक बात मैं और कर दूं, अमेरिका समेत सारा मगरिब सरकारी तौर पे कम से कम ये कह रहा है कि 7 तारीख को कुछ हुआ था, 7 अक्टूबर को, उसका रद्द-ए-अमल है जो कुछ हो रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। 7 तारीख का वाकया खुद रद्द-ए-अमल था, कम अज कम 1948 से, वरना तो 46 से, उससे भी कुछ पहले से जो अमल शुरू है फलस्तीन में, बरसों की जुल्म और ज्यादतियों का, उसका रद्द-ए-अमल है ये। तो ओरिजिनल सिन जो है, बुनियादी गलती जो है, वो है एक जगह पर कब्जा कर लेना दुनिया भर से यहूदियों को जमा करके, बल्कि सहयूरी कहना चाहिए, दुनिया भर के सहयूरियों का जमा होना और जबरदस्ती कब्जा करना आपके घर पर। बिल्कुल, दुनिया तो जमा हुई है और फलस्तीनियों के घर पर कब्जा करने को बढ़ावा दे रही है और इस्राइल उनका प्लेयर बना हुआ है। लेकिन मुस्लिम उम्मा को भी इस वक्त मुत्तहिद होने की जरूरत है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, गज़ाइली बर्बरियत के सामने सीना सिपर फलस्तीनी, जहां दुनिया भर की महकूम और मजबूर कौमों के लिए अज़्म व हिम्मत की बेहतरीन मिसाल, वहीं जाबिर और काबिज हुक्मरानों के लिए एक तनबीह भी है। सवाल ये पैदा होता है कि आली इक़्तिदार को अपनी शनाख्त बताने वाली और इंसानियत का प्रचार करने वाली बड़ी कौमें जो हैं, और बड़े मुल्क और आलमी इदारे एक अजीम नाइंसाफी पर बिलाखिर वो कब बोलेंगे और कब इस मामले पर वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे? जिंदगी जबर के सांचों में ढलेगी कब तक? इन फजाओं में अब मौत पलेगी कब तक? आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।